क्वेश्चन नंबर 73। A swimmer wishes to cross 2 किलोमीटर wide river flowing at 2 किलोमीटर पर आवर। तो L दिया हुआ है 2 किलोमीटर, U दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि तुम्हारा V दिया हुआ है, V दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर। तो बोलता है इन विच डायरेक्शन शुड ही स्विम इफ यू वांट टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम, है ना। तो शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करने के लिए तुम्हारा क्या हो गया, उसे पहले भी बोले थे रिवर के करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर, ठीक है ना, स्विम करना होगा, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो टू क्रॉस द रिवर ही विल स्विम परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, ठीक है ना। यानी कि बोल सकते हैं कि रिवर के फ्लो से 90 डिग्री और बाई एक्सिस से 0 डिग्री, ठीक है। और टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना होता है, तो टी मिनिमम जो होता है उस कंडीशन में L बाई V हो जाता है। तो L है 2 और V है 4, तो कितना हो गया 0.5 आवर में मिनिमम इतना टाइम में रिवर को क्रॉस कर सकता है जब रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर मूव करेगा। पहला वाला पार्ट। B, ही रीच द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू ही स्टेट पॉइंट, यानी कि ड्रिफ्ट क्या है 0 है, और ड्रिफ्ट 0 के लिए क्या होना चाहिए साइन थीटा इक्वल टू U बाई V। अगर U V से मेरा छोटा है होगा तभी ड्रिफ्ट 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो तुम्हारा क्या होगा, इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्राई टू स्विम। तो देखो फॉर ड्रिफ्ट इक्वल टू 0 साइन थीटा क्या होना चाहिए, साइन थीटा जो होना चाहिए वो U बाई V के बराबर। सब अभी कंडीशन ड्राइव किए थे, सब उसमें था, है ना, रिजल्ट को ड्राइव किए थे। इसका मतलब कितना हो गया, U है 2 और डिवाइडेड बाई 4 1/2, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है ना, यानी कि साइन 30, यानी कि देयर फोर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा 30 किधर से हुआ, देखो थीटा 30 बाई एक्सिस से हुआ। तो तुमको एंगल जनरली क्या होता है कि करंट के डायरेक्शन से देना होता है, यहाँ से देना होता है, तो 90 डिग्री और ऐड करना होगा। तो ये उसे किधर हेड करेगा, तो ही हेड्स एट 120 डिग्री विथ रिवर फ्लो 30 डिग्री प्लस 90, तो रिवर का फ्लो इधर है, रिवर फ्लो। तो रिवर फ्लो से कितना 90 प्लस 30 प्लस 90 यानी 120 डिग्री पे उसे हेड करना होगा, ठीक है। या बोल सकते हो कि रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी कि बाई एक्सिस से 30 डिग्री पे उसे हेड करना होगा, ठीक है। और टाइम कितना लगेगा इसे क्रॉस करने में, तो इसका टाइम ऑफ क्रॉसिंग का फॉर्मूला भी हम लोग देखे थे। और टाइम ऑफ क्रॉसिंग मेरा कितना होता है इस केस में, L डिवाइडेड बाई रूट अंडर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। फॉर्मूला याद रहा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी L इधर कौन सा V का कंपोनेंट कितना आएगा, इधर ये V है और इधर तुम्हारा कितना है U है, इधर U है, तो V cos 30 आएगा, तो L डिवाइडेड बाई V cos 30 ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से क्रॉस करेगा ना, तो L डिवाइडेड बाई V cos 30 से भी लिख सकते हो। और फॉर्मूला अगर याद रहा L डिवाइडेड बाई रूट अंडर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, तो इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। तो L कितना है 2 और ये कितना हो गया रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 स्क्वायर,
यानी कि 16 माइनस 4 यानी कि 12 यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 2√3 यानी 1/√3 आवर्स। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 74। बोलता है स्विमर विशेष टू क्रॉस 500 वाइड रिवर। देखो यहाँ पे एल जो दिया हुआ है वो 500 मीटर और बाकी डेटा किलोमीटर पर आवर में दिया, तो इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर दे तो 0.5 किलोमीटर। ठीक है। रिवर फ्लो यानी कि यू दिया हुआ है, यू कितना दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। हिज स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर यानी कि वाटर के रिस्पेक्ट में जो स्पीड यानी कि भी स्पीड ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना 3 किलोमीटर पर आवर है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें ए, इफ ही कीप्स हिमसेल्फ ऑलवेज एट एंगल ऑफ 120 डिग्री, अगर वो खुद को 120 डिग्री पे रखे विद द रिवर फ्लो वाइल स्विमिंग फाइंड, तो रिवर फ्लो से 120 डिग्री है, इसका मतलब कि बाई एक्सिस से कितना 90 हटा देंगे यानी बाई एक्सिस से 30 डिग्री पे है। देखो फाइंड द टाइम ही टेक टू क्रॉस द रिवर। ठीक है ना। तो देखो इसका फिगर हम लोग बना लें तो ज़्यादा आसानी से बनेगा। देखो ये हो गया, ये हो गया बाई एक्सिस, स्विमर जो आ रहा है वो इधर कहीं पे हेड कर रहा है, ये है भी 120 डिग्री यानी कि ये 30 ये एंगल 30 डिग्री और प्लस 90 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया रिवर के फ्लो से हो गया 120 डिग्री। और ये है यू है ना 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, तो रिवर का फ्लो से 120। और डेरिवेशन में हम लोग बाई एक्सिस से एंगल लिए थे यानी कि बाई एक्सिस से कितना एंगल हो गया, बाई एक्सिस से एंगल हो गया 30 डिग्री, ये हो गया। तो बताओ रिवर को क्रॉस किस कंपोनेंट की वजह से, इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से ना, क्योंकि यू तो बाई एक्सिस को आएगा नहीं, ये तुम्हारा क्या गया यू एक्स के तरफ है तो इसका बाई पे कंपोनेंट नहीं आएगा। हाँ ये भी का कंपोनेंट आएगा बाई एक्सिस पे, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो हो जाएगा L डिवाइडेड बाई भी कॉस थीटा है ना, यानी 0.5 और भी का वैल्यू कितना है 3 और ये कितना हो गया कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2 यानी कि टाइम कितना हो गया 1/3√3 आवर्स, इतना आवर हो गया। ठीक है। फाइंड द टाइम इट टेक टू क्रॉस द रिवर एंड एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक, अपोजिट बैंक पे ये कहाँ पे पहुंचेगा ड्रिफ्ट एक्स, तो ux इंटू टाइम टी। ज़्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं, इससे भी निकाल लेंगे। तो ux बचेगा कितना, तो इधर जो कंपोनेंट जो मेरा बचेगा वो भी साइन 30 वाला होगा, इसके तरफ जो कंपोनेंट होता है ये होता है भी कॉस 30 वाला, तो एक्स एक्सिस की तरफ नेट वेलोसिटी u माइनस भी साइन 30 ना, तो यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है u माइनस ऑफ भी कॉस थीटा कर दे इनटू टाइम t, फार्मूला में ऐसा लिखा है। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं तो u कितना है, u है 2, v है 3 और ये कॉस 30 डिग्री है ना, थीटा का वैल्यू कितना ले लिए 30 डिग्री इनटू टाइम, टाइम निकाल चुके क्रॉस करने 1/3√3 कॉस सॉरी साइन 30 ना, कितना u माइनस भी साइन 30, तो ये साइन थीटा
साइन 30, तो साइन 30 होता कितना है, तो साइन 30 1/2 होता है, तो 2 - 3/2 इंटू 1/3√3, यानी कि ये वैल्यू आ गया 1/6√3, है ना, इतना किलोमीटर। तो मिनिमम ड्रिफ्ट इतना हो जाएगा अलॉन्ग द रिवर। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में चेंज हो रहा है डेटा, क्या चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है, एल वही है, एल कितना है 0.5 किलोमीटर, इसका सेकंड पार्ट में, वो फर्स्ट वाला पार्ट था इतना किलोमीटर। यू जो है रिवर का फ्लो ये चेंज हो गया, 2 के बदला 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। रिवर काफ़ी तेज़ी से फ्लो करने लगा, बारिश का दिन आ गया और रिवर में वाटर लेवल बढ़ गया और रिवर का स्पीड बढ़ गया, कितना 5 किलोमीटर पर आवर हो गया, है ना। स्विमर का स्पीड क्या हो गया, उसका तो कैपेसिटी 3 किलोमीटर पर आवर से स्विम करने का, वो तो चेंज करेगा नहीं, तो स्पीड ऑफ स्विमर कितना 3 किलोमीटर पर आवर है। तो ये वाला जो थर्ड वाला जो केस डिस्कस किए थे डेरिवेशन में, यू बड़ा है और भी छोटा है, तो कभी भी डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंच सकता। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या मिनिमम ड्रिफ्ट निकालेंगे कि मिनिमम कितना डिस्टेंस, क्योंकि वो भी एक पर्टिकुलर एंगल पे साइन थीटा, वहाँ पे क्या होगा मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए साइन थीटा जो होना चाहिए v/u होना चाहिए, तो वो मिनिमम ड्रिफ्ट का केस होगा। बाकी किसी और एंगल पे अगर वो स्विम करेगा तो हमेशा वो उस मिनिमम ड्रिफ्ट से ज़्यादा ड्रिफ्ट कर जाएगा। तो अब क्वेश्चन में क्या है, ये जरूर मिनिमम ड्रिफ्ट पे बेस्ड होगा। A man has to reach the other shore at directly opposite point to his state point, मतलब उसको डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट यहाँ पे पहुँचना, लेकिन वो नहीं पॉसिबल है। वो क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे रिवर का फ्लो जो है वो स्विमर के स्पीड से ज़्यादा है, तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुँच सकता है। ठीक है, ये थर्ड वाला केस पहले ही डिस्कस किए थे। x 0, हमेशा x क्या होगा 0 से बड़ा होगा, तब उस कंडीशन में स्विमर स्विम करेगा तो कुछ ना कुछ मिनिमम ड्रिफ्ट करेगा ही। ये मान लेते हैं इसका क्या है मिनिमम ड्रिफ्ट है, ये इतना जो हो गया पोर्शन, ये है मिनिमम ड्रिफ्ट। चलो इसे क्या लिख दे, ये इतना मिनिमम ड्रिफ्ट है, कम से कम इतना तो ड्रिफ्ट करेगा ही करेगा पर्टिकुलर एंगल के लिए, एक्स मिनिमम, है ना, एक पर्टिकुलर एंगल पे। किस एंगल पे, तो ये जब इधर कहीं पे हेड करेगा स्विम करेगा, ये भी इधर u किसके लिए, फॉर साइन थीटा इक्वल टू v/u। यहाँ पे कौन बड़ा है, यहाँ पे u बड़ा है, u, ये u बड़ा है, u भी से बड़ा है, तो मिनिमम इतना तो ड्रिफ्ट करेगा। ये वो भी पर्टिकुलर कितना थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स v/u पे अगर स्विम करेगा, तो इससे कम या ज़्यादा एंगल पे स्विम करेगा तो और ज़्यादा दूर चला जाएगा उधर। ठीक है, उससे ज़्यादा वो ड्रिफ्ट करेगा। तो देखो तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द मैन हैज़ टू रीच द अदर शोर एट अ डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट, यानी कि यहाँ से ओ से स्टार्ट करके ये ओ डैश पे पहुँचना चाह रहा है, इस पॉइंट पे। ठीक है ना, लेकिन वो पहुंच नहीं सकता क्योंकि रिवर का फ्लो ज़्यादा है, तो कुछ ना कुछ आगे ड्रिफ्ट करेगा ही करेगा। इफ़ ही रीचेज द अदर सोर्स समवेयर एल्स, कहीं और पे पहुंचता है, ओ पे ना पहुंच के मान लेते हैं यहाँ कहीं पे ए पे पहुंचता है। ठीक है ना, ही हैज़ टू वॉक डाउन टू दिस पॉइंट, तो अब यहाँ से इसको चल के आना पड़ेगा, इसको चल के यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे। तो फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस दैट ही हैव टू वॉक, तो मिनिमम कितना डिस्टेंस वॉक करना होगा, यानी कि एक्स मिनिमम। तो ये एक्स मिनिमम कितना था, तो बताए थे एक्स मिनिमम, है ना, ड्रिफ्ट याद रखने के लिए एल कॉट थीटा, याद आया। और कॉट थीटा और थीटा वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल बनाओगे, इससे ड्रिफ्ट इस डायरेक्शन में करेगा, ये लोगे थीटा, साइन थीटा, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर साइड इसका v हो गया, हाइपोटेनस u हो गया, तो बेस कितना हो गया, बेस हो गया u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, इससे निकालेंगे। तो ये कितना हो गया l कॉट थीटा कितना, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, यानी कि ये हो गया l रूट अंडर u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई v।
यानी कि कितना है, एल है 0.5, रूट अंडर यू कितना है 5 का स्क्वायर, भी कितना है 3 का स्क्वायर, और भी कितना नीचे 3, ये कितना है 25 में से 9 गया 16 का 4 ऊपर 0.5 और 2, यानी 2/3 किलोमीटर, 2/3 किलोमीटर, इतना किलोमीटर इसे वॉक करके आना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं विंड एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम। विंड एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम। देखो स्विमर का रोल प्ले कौन कर रहा है, एयरक्राफ्ट, और वाटर का रोल कौन प्ले कर रहा है, विंड। जिस तरह से स्विमर वाटर में स्विम करता है उसी तरह से तुम्हारा एयरक्राफ्ट जो होता है वो विंड में ग्लाइड करता है। जब विंड रुका हुआ है तो स्पीड जो तुम्हारा हम लोग बोलते हैं, जैसे कि स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, तो उसी तरह से स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इन स्टिल विंड, वो तुम्हारा क्या गया, उसका मतलब होता है कि वो तुम्हारा स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट है विथ रिस्पेक्ट टू विंड। देखो तो यहाँ पे पहले कुछ टर्म लिख ले, VWG स्पीड ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, VAW यह हो गया स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू विंड। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं, ऐसे भी टर्म लिखा रहेगा, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इन स्टिल एयर या स्टिल विंड। और विंड, इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू विंड, इसका मतलब ये होता है। फिर हो गया AG, ये हो गया स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट
विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो, तो ग्राउंड के जब विंड ब्लो करेगा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बीच में विंड डाल दे ए और जी के बीच में, तो प्लस साइन से सेपरेट करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि ये कितना हो गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको इधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दे, और चाहे तो ऐसे यूज करेंगे वेलोसिटी ऑफ, ठीक है ना, एयर विथ रेस्पेक्ट टू विंड। तो ग्राउंड एक एयर के बाद एक विंड के बाद अल्टरनेट पोजीशन पे डाल दे, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस तरह से यूज करेंगे। लेकिन विंड एयरक्राफ्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छा क्या होता है, वेक्टर मेथड से सॉल्व करने से ज़्यादा अच्छा क्या है, ज्योमेट्रिकल सॉल्व करो तो ज़्यादा आसानी से और तेज़ी से सॉल्व होगा, जैसे कि क्वेश्चन देखे हम लोग। बाकी वेक्टर मेथड इस तरह से लिख लोगे, कंपोनेंट रिजॉल्व करके सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75, बोलता है एयरक्राफ्ट फ्लाई एट 400 किलोमीटर पर आवर इन स्टील एयर। देखो स्टील एयर में स्पीड दिया, इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हारा गिवन है स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड, विंड के रेस्पेक्ट में यह है 400 किलोमीटर पर आवर। बोलता है विंड is flowing 202 kilometer per hour is blowing a wind of 202 किलोमीटर पर आवर इज ब्लोइंग। तो यानी कि ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है स्पीड ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इतना दिया हुआ है। बोलता है कि द पायलट विशेस टू ट्रेवल फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ पॉइंट बी नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए। अब ये देखो, यह हो गया ईस्ट डायरेक्शन, यह हो गया नॉर्थ डायरेक्शन। साउथ से विंड फ्लो कर रहा है नॉर्थ की तरफ, विंड ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखो तो क्या होगा, अगर एयर रुका रहता, जैसे कि अगर वाटर रुका रहता तो स्विमर जिस डायरेक्शन में स्विम करता है तो वाटर से भी वही दिखाई पड़ता, ग्राउंड से भी वही दिखाई पड़ता। तो वही सिचुएशन यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर एयर रुका रहता, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जीरो था, इसको जीरो कर दे तो तब उस कंडीशन में एयरक्राफ्ट का विंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दोनों सेम होगा। अगर ये जीरो हो गया तो उस कंडीशन में विंड से भी वही दिखाई पड़ता, ग्राउंड से भी वही दिखता। तो देखो ये पॉइंट जो ए हो गया यहाँ पे ग्राउंड पे, और इसका डायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट पॉइंट बी जो है यहाँ कहीं पे है, यहाँ पे है बी, और ए से बी का डिस्टेंस जो है वो 1000 है। मतलब प्लेन को पटना से यहाँ से क्या करना है, फ्लाई करना है और लैंड करना है जाके तुम्हारा, यानी कि यहाँ से टेक ऑफ करना है और लैंड करना है तुम्हारा कहाँ पे, बी पे जाके लैंड करना है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट बोला, इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया, ये जो एंगल हो गया ये 45 डिग्री हो गया नॉर्थ ईस्ट का एग्जैक्टली बीच में। अगर विंड रुका रहता, प्लेन इस डायरेक्शन में हेड करता, तो डायरेक्टली अगर विंड अगर नहीं फ्लो कर रहा है तो ये यहाँ से यहाँ बी पे पहुँच जाता है। लेकिन अब देखो अगर ये इधर हेड करेगा और विंड अगर इधर ब्लो कर रहा है तो इस डायरेक्शन में अगर प्लेन अगर हेड किया है ना, तो विंड ऊपर की तरफ ब्लो कर रहा है, विंड नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, विंड इधर जा रहा है, एयर ऐसा फ्लो कर रहा है विंड।
तो क्या करेगा, प्लेन को ऊपर पुश कर देगा, तो एयर भी तो ऊपर की तरफ एक पुश देगा, जिसकी वजह से प्लेन तुम्हारा क्या होगा, इधर ना जाके इसमें तुम्हारा क्या होगा, प्लेन का जो विंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है प्लस विंड का वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, तो प्लेन इधर चला जाएगा, ऐसे इधर कहीं पे प्लेन चला जाएगा, तो बी पे ना पहुंच के कहीं और पे चला जाएगा, क्योंकि उसका हवा नॉर्थ की तरफ पुश कर रहा है, उसको कहीं और पहुंचा देगा। लेकिन प्लेन को बी पे जाना है, तब क्या करना होगा, तब प्लेन को डायरेक्टली ए से बी की तरफ नहीं तुम्हारा हेडिंग करना होगा, प्लेन को इधर कहीं पे हेडिंग करना होगा। देखो प्लेन को क्या होगा, इधर कहीं पे हेडिंग करना होगा, ऐसे मान लेते हैं प्लेन इधर ये हेडिंग किया, जो हेडिंग जो होता है विंड के फ्रेम में दिखाई पड़ेगा कि प्लेन इधर जा रहा है, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड। जो अगर ऑब्जर्वर को विंड पे बता दे, विंड का जो वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से अगर तुम्हारा जाएगा 200√2 किलोमीटर पर आवर, अगर ऑब्जर्वर अगर विंड की वेलोसिटी से जा रहा है तो विंड उसको रेस्ट में दिखाई पड़ेगा, तो उस कंडीशन में उसको प्लेन इधर कहीं पे तुम्हारा फ्लाई करते हुए दिखाई पड़ेगा, लेकिन विंड उसको पुश कर रहा है, तो ग्राउंड पे जो आदमी खड़ा है उसको ये दिखाई पड़ेगा, प्लस इसके साथ एक विंड का वेलोसिटी है, ये क्या है, इसके साथ ये ऐड हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड फ्रेम में जो विंड का वेलोसिटी है ये, तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दोनों ऐड होकर बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि ये वेक्टर बनेगा। देखो पहला वेक्टर का टेल यहाँ पे है, सेकंड वेक्टर के हेड पे दूसरा वेक्टर का टेल है और हेड यहाँ पे, तो पहला का टेल और लास्ट के हेड को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट, ये ना ट्रायंगल ऑफ एडिशन बोलता है, ये कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इन दोनों का एडिशन ये है, यानी कि इन दोनों वेक्टर का एडिशन ये है, समझा। तो निकालना क्या, ये देख ले, फाइंड द डायरेक्शन ही मस्ट स्टीयर, ठीक है ना, एंड टाइम ऑफ हिज जर्नी, तो बोलता है कि किस डायरेक्शन में स्टीयर करेगा, तो ये स्टीयरिंग मान लेते हैं यहाँ से ए बी से थीटा एंगल पे किया, ये जो ए से बी जाना है ए बी पे जाना है ना, तो ए बी से थीटा एंगल इधर साइड ये किया स्टीयर, बाकी विंड काम कर देगा, बाकी विंड इसको पुश कर देगा और इस लाइन पे पहुंचा देगा, उसे ए से बी की तरफ जाएगा, है ना, नेट वेलोसिटी इधर हो जाएगा। तो बताओ इस एंगल को थीटा ले लिए, अब बताओ ये तुम्हारा क्या हो गया, ये जो विंड है वो तो इसके पैरेलल लाइन बाई एक्सिस के पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये 45 है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, ये भी एंगल हो जाएगा 45। देखो ये एंगल कितना है, ये एंगल है 45, ठीक है। तो ट्रायंगल ऑफ तुम्हारा क्या, साइन रूल के अकॉर्डिंग साइड डिवाइडेड बाय सामने का एंगल, साइन ऑफ एंगल, ये पहले बताया है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो बताया है, ठीक है ना, कि किसी भी ट्रायंगल में साइड डिवाइडेड बाय सामने वाला एंगल का साइन का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू साइन रूल, अकॉर्डिंग टू साइन रूल, साइन रूल के अकॉर्डिंग क्या, ये वाला साइड मेरा कितना है VAW, इसके सामने का, इस साइड के सामने का एंगल कौन है 45 डिग्री अपॉन साइन 45, ये हर साइड के साथ ये रेशियो सेम होगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये वाला साइड कितना है VWG डिवाइडेड बाय सामने है कितना साइन एंगल थीटा है, तो साइन थीटा। उसी तरह से तुम्हारा कितना हो गया, ये वाला साइड VAG डिवाइडेड बाय ये सामने वाला एंगल कितना, तो ये दोनों एंगल पता है, तो 180 में से इतना को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो साइन 180 डिग्री माइनस माइनस कितना थीटा प्लस 45,
अगला नेक्स्ट स्टेप लिखे, दिस इंप्लाइज दैट, बताओ क्वेश्चन में तुम्हारा दिया हुआ है VAW दिया हुआ है 400 साइन 45 कितना 1/√2, VW दिया हुआ कितना 200/√2 और नीचे हुआ साइन थीटा। VAG और ये कितना हो जाएगा साइन 180 माइनस एंगल कितना होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये वाला हो जाएगा साइन थीटा प्लस 45। पहले इन दोनों टर्म को सॉल्व कर ले, तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा √2 कट जाएगा ऊपर जाके और ये आ गया कितना 1/2 यानी कि साइन 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। तो 45 प्लस 30 यानी कि वो नॉर्थ से 75 डिग्री पे स्टेयर्स करेगा, ठीक है ना। तो पहला वाला पार्ट का आंसर मिल गया तुम्हारा, है ना, ए। तो पायलट will steer the plane at कितना, तो 45 प्लस 30 टोटल कितना हो जाएगा, ये 75 डिग्री कितना, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना 75 डिग्री पे स्टेयर करेगा। पहला पार्ट का आंसर हो गया। फिर दूसरा क्या निकालना, टाइम कितना लगेगा ए से बी आने में। तो ए से बी डिस्प्लेसमेंट जिस लाइन के अलॉन्ग उसी लाइन के अलॉन्ग वेलोसिटी, तो ए से बी के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या है VAG, तो VAG पहले निकाल लें, है ना। अब क्या किए, थीटा वैल्यू पता चल चुका है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे बी वाला पार्ट के लिए। नाउ कितना 400√2 पर चला गया। अब पहला और तीसरा टर्म को ले रहे हैं, इज इक्वल टू VAG और नीचे कितना हो गया साइन 30 प्लस 45 साइन 75। दिस इंप्लाइज दैट VAG कितना 400√2 और साइन 75 ट्रिग्नोमेट्रिकल एंटिटीज में इसका वैल्यू याद कराए थे, अगर याद होगा तो ये होता है √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2 और नोट करा दिए थे, ठीक है। √2 गया 2 गया 200, तो ये कितना आ गया 200 और √3 + 1 इतना किलोमीटर पर आवर। इसलिए टाइम कितना हो गया, देयरफॉर टाइम जो हो गया AB डिवाइडेड बाई AB के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या है VAG है, डिस्प्लेसमेंट जिस लाइन पे उसी लाइन के अलॉन्ग वेलोसिटी से डिवाइड कर दिए। तो 1000 डिवाइडेड बाई VAG कितना है, तो VAG हम लोग निकाले 200 √3 + 1 यानी 5 डिवाइडेड बाई √3 + 1 आवर। इसका वैल्यू आ जाएगा 1.83 आवर्स, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। इसको काफ़ी अच्छे से देखना, 2 बार 3 बार 4 जितना बार वीडियो देखना पड़े देख के समझ लो अच्छे से। एक बार रिलेटिव का कॉन्सेप्ट बैठ गया तो पूरा काइनेमेटिक्स आसान हो जाएगा, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स आसान हुआ तो पूरे फिजिक्स में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए प्रॉब्लम को जितना बार देखना पड़े उतने बार देखो, ठीक है ना। रिवाइज करो और जहाँ प्रॉब्लम होगा डाउट क्लास में पूछ लिया करो जूम पर, ठीक है। ओके, बाय एंड टेक केयर।